So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with a क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक रक्त धातु पढ़ लिया था। हम लोग धातु के बारे में बात कर रहे थे। पेपर नंबर 2 की बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने रस और रक्त पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मांस धातु के बारे में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने रस को देखा था, रक्त को देखा था, उनको डिटेल में पढ़ा था, वैसे ही आज हम लोग मांस धातु के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल में पढ़ने का सेंस उसमें यह है कि क्षय, वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं, उसके बाद कौन-कौन सी इसके कर्म होते हैं, बॉडी में क्या काम करते हैं, कितना इसका प्रमाण होता है, तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। तो अगर आपने कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, आराम से अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे-जैसे बताते जाऊँ वैसे-वैसे लिखते जाइएगा। और इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी सिलेबस जो भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ही होंगी और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं माँस धातु में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात करें कि इस माँस शब्द बनता कहाँ से? तो जो माँस शब्द होता है, वो मांग धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ मान शब्द मतलब मापन योग्य होना है। शरीर की जो 7 धातुएँ होती हैं, उसमें सर्वप्रथम रस और रक्त धातु द्रव रूप होती है। और उसके बाद सबसे पहला जो जिसमें डेंसिटी आती है, घनत्व आती है, वो किसमें आती है? अपना मांस धातु में। सबसे पहले जो रस था, रक्त था, तो ये सारे लिक्विड वाले थे। सॉलिड वाला पहला आया मांस धातु, ठीक है? ये याद रखिएगा। और क्योंकि ये मापन योग्य होता है, इसलिए हम लोग इसे मांस धातु बोलते हैं। आयुर्वेदिक आचार्यों ने मांस धातु की गणना रस एवं रक्त के पश्चात की है, मतलब उसके बाद बोली है। और शरीर की पुष्टि में इसका विशेष योगदान है, स्वतः सिद्ध है। मांस धातु अस्थियों के ऊपर रहकर कवच का कार्य करती हैं, बल प्रदान करती है और एक तरीके से इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है बॉडी के लिए। पर्याय हैं इसके पिशित, तरस, कव्य, अमीश, ये सारे इसके पर्याय मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे मांस के पर्याय, कहीं-कहीं पे लिखे होंगे, तो यही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आए आपको वैसे मिलेंगे। तो ये सभी पर्याय मास गत, बल, गति, सनन आदि कर्मों के इंडिकेटर होते हैं। मास धातु की उत्पत्ति कैसे होती है? मास धातु की कैसे उत्पत्ति, यहाँ मास शब्द की कैसे उत्पत्ति हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मास धातु की उत्पत्ति बोल रहे हैं, तो आप ये मास शब्द की उत्पत्ति लिख के आ रहे हैं। नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मास धातु की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसमें एक ये वाला श्लोक आता है, रसादक्तं ततो मासमासे मेदो अस्ति च स्थानो मज्जा तथा शुक्राद शुक्राद गर्भ प्रजायते। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि रस से रक्त से मांस बनता है। और इसी तरीके से आगे चल के धातुएँ एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है, चरक ने बताया है कि वायु, जल, तेज की ऊष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त स्थिर हो जाता है। जो मतलब रक्त धातु होता है, वो अग्नि से पक्व होकर पक जाता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, तब उसे मांस बोलते हैं। फिर और बताया गया है कि रक्त अपनी अग्नि से पक्व होकर वायु से घनीभूत होकर मांस संज्ञा प्राप्त करता है। और यहाँ पे वही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी उससे पहले पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, कि मांस निर्माण अंश पर मांसाग्नि की क्रिया होती है, उससे सूक्ष्म और स्थूल कुछ अंश बनते हैं। और इस सूक्ष्म अंश से उत्तर धातु का निर्माण की भूमिका प्रस्तुत होती है और स्थूल भाग मांस धातु की उत्पत्ति एवं पोषण में सहायक होता है। तो वही है। अ, देखो, रक्त था, रक्त पे रक्ताग्नि की क्रिया हुई। इसमें 2 बने, एक हो गया प्रसाद भाग और एक पित्त भाग। और ये भी रक्त क्या है? सूक्ष्म अंश है, वो भी सूक्ष्म वाला। सूक्ष्म भाग जो था वो रक्त निर्माण अंश बनाता है। ठीक है? तो प्रसाद, इसमें भी स्थूल और इसमें भी सूक्ष्म आता है, सूक्ष्म। फिर आगे चल के स्थूल भी अपना चीज़ें बनाता है, सूक्ष्म भी अपना चीज़ें बनाता है। इसमें आता है मांस निर्माण अंश।
इसमें अपनी मांसाग्नि की क्रिया होती है। फिर वो अपना बनाता है प्रसाद और पित्त। यहाँ पे रक्त धातु बनती थी एक, रक्त धातु, ठीक है? फिर वो प्रसाद और पित्त बनाता है। इसका जो रक्त का मल था, पित्त होता है। और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। तो ये वाली प्रोसेस आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि ये वाली एक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है ना कि आपके सारे धातुएँ जो सातों चैप्टर्स हैं उसमें यही चीज़ चलने वाली है। तो ये चीज़ अगर भूल गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको फिर एग्ज़ाम में लिखने के लिए दिक्कत पड़ेगी कि यार लिखे क्या? ठीक है? पेशी की कैसे संरचना होती है, तो आयुर्वेद में पेशी शब्द स्केलेटल मसल का ही बोध कराता है, और पेशी शब्द का बाह्य स्वरूप वर्णित करते हुए सुश्रुत कहते हैं कि ऊष्मा पित्त से संयुक्त वायु जिस प्रकार स्रोतस में विदीर्ण करती है, मतलब खोखली बनाती है, उसी प्रकार ऊष्मा युक्त वायु मांस में प्रवेश कर उसे पेशी बनाती है। उक्त स्थलों में टीका डल्हड़ ने कहा है कि वायु मांस में प्रवेशित कर उसे पेशी रूप में विभाजित करती है, अतः वो मांसखंड ही होता है। बहुत कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस इसमें पेशी बताई गई है, तो किस तरीके की होती है। तो पेशी को यहाँ पे मॉडर्न में स्केलेटल मसल्स के बारे में, मसल से रिलेट कर रहे हैं। और जो मांसपेशी होती है उसका बाह्य स्वरूप सुश्रुत बताते हैं कि जब पित्त होता है और वायु होता है, जिस तरीके से पित्त के साथ मिलकर वायु जो स्रोतस होती है उसको खोखली बना देती है, उसी प्रकार जो वायु होती है वो मांस में प्रवेश कर कर उसे पेशी बना देती है। ठीक है? तो मेन काम किसका है इसमें? वायु का, वायु का। फिर इन पेशियों के नाम बताए गए हैं, निम्न प्रकार की पेशियाँ हैं। पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगी, बट हाँ, पता होना चाहिए कि व्रत क्या होता है, प्रतु क्या होता है, अणु क्या होता है, स्थूल क्या होता है, बहल क्या होता है। बहल मतलब बहुत बड़ी, पेवल मतलब बहुत छोटी, स्थूल मतलब मोटी, अणु मतलब बहुत पतली या फिर पार्टिकल वाला पार्ट नहीं होता। प्रथु मतलब चपटी, वृत्त मतलब गोल, हस्त मतलब छोटी, दीर्घ मतलब बहुत लंबी, स्थिर मतलब कठिन, मृदु मतलब सॉफ्ट, शल्ष्ण मतलब स्मूथ, और कर्कश मतलब रफ होती है। बस ये नाम याद रखिएगा। पेशियों की संख्या की बात करें तो ये रचना शरीर में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। बस ये जान रखिए कि शरीर में पेशियों की कुल संख्या 500 होती हैं। विभिन्न आचार्यों ने बताया है, जिसमें प्रत्येक शाखा में 100 होती हैं, कोष्ठों में 66 और ग्रीवा के ऊपर 34 होती हैं। ठीक है? ये लिख लीजिएगा। रचना शरीर में आपके वैसे आएगा, तो इतना लोड मत लेना। मांस का पंचभौतिक संगठन, तो इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। मांस अग्नि की बात करें तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरीके से मांस धातु में विद्यमान विभिन्न प्रकार के पाचक अंश होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे उसी ऊष्मा को हम लोग बोल रहे हैं मांसाग्नि। और इसमें मांस धातु में पार्थिव, आपके तेजस में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, मेटामायोसिन, कॉन्ट्रैक्टिन, मायोसिन, फिर वाटरी में वाटर आ जाता है, लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूट्रल फैट्स आ जाते हैं, तेजस में अपना विटामिन्स और एंजाइम्स आ जाते हैं, और वायव्य में अपना एटीपी, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट आ जाता है। फिर मांसाग्नि के कर्म क्या है? एक स्थायी कर्म है, एक चेष्टामूलक कर्म है। स्थायी कर्म वह है कि मांस धातु की पुष्टि एवं उत्कृष्टतर धातु के अंशों का निर्माण एवं पुराने मांस तंतुओं को नष्ट होने पर मल रूप में द्रव्यों की उत्पत्ति में समावेश किया जा सकता है। चेष्टा वाला द्वितीय कर्म है, जिसके अंतर्गत मांसपेशियों को नाना प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित करा जाता है। जैसे उसमें से क्या क्या है? इस प्रकार प्रथम स्थायी कर्म 3 प्रकार के द्रव्यों की उत्पत्ति करता है। मांस से उत्कृष्टर मेदो धातु के उपादानभूत अंशों का सूक्ष्म प्रसाद रूप में निर्माण निर्माण होता है, और प्रसाद स्थूल भाग से स्थायी मांस धातुओं की उत्पत्ति होती है। मल से अपना नेत्र, नासिका, शिश्न कर्ण, इन सब के मल की उत्पत्ति होती है। ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना आपको। मांस के कर्म की बात करें तो शरीर की पुष्टि करता है और मेद धातु का निर्माण करता है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इसका काम होता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करना काम होता है,
और इसके अलावा जो शरीरधारियों की सिराएँ, स्नायु, अस्थि, पर्व एवं संधि पेशियों से आवृत रहती हैं, मतलब इससे ढकी रहती हैं। तो ये एक तरीके से बल प्रदान करता है और अपना प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रसारण, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इसी से होता है। फिर इसके यहाँ पे ये बताया गया है कि सुश्रुत संहिता में बताया है शरीर पुष्टि, मेद पुष्टि का काम होता है, अष्टांग संग्रह बताता है, लेपन कार्य होता है इसका, अष्टांग हृदय भी लेपन बताता है। क्षय हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो मांसक्षय विशेषण स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, मतलब स्फिक में, ग्रीवा में, उदर में शुष्कता हो जाती है, मतलब पतला हो जाता है वो। स्फिक क्या होता है? जो नितंब प्रदेश होता है, नितंब प्रदेश मतलब जो पेल्विक, पीछे वाला पेल्विक रीजन होता है, जो बटक्स वाला रीजन होता है वो, ग्रीवा जो गले वाला होता है और उदर जो हमारा पेट वाला होता है उसमें पतलापन आ जाता है। और ये अ, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, सुश्रुत ने क्या-क्या बताया है वो चीज़ है कि क्या-क्या हो जाता है, स्फिक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ और उरु, वक्ष, पिंडिका, उदर एवं ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है, रुक्षता हो जाता है, तोड़ हो जाता है, सर्वांग में मतलब हर अंग में पीड़ा होती है और शिथिलता उत्पन्न हो जाती है धमनियों में। मांसक्षय की अवस्था में हृदय में की पेशियाँ अपना कार्य समर्थ प्रकार से नहीं कर पाती। शरीर का जो रक्त होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है? और कौन-कौन से इससे रोग उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पे रोग लिखे हुए हैं, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जीवा रोग। बस वही है। एक बार ये देख लीजिएगा। मांसाहार पुरुष के कौन-कौन से लक्षण होते हैं? तो वही अपने अच्छे-अच्छे वाले जो भी आपको याद आ रहे हैं सारे डाल दीजिए, कि नेत्र, गंड, हनु, ये हनु जो होता है शोल्डर्स होते हैं, ग्रीवा, स्कंद, उदर, वक्ष, हनु मतलब वो होता है जो कह सकते हैं जॉ वाला रीजन होता है। हस्त, पाद और संधि स्थिर गुरु शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहती है, शरीर में निम्नता नहीं होती आदि लक्षण वर्णित किए गए हैं। मतलब ये सारी चीज़ों में अच्छे तरीके से मांस जब होता है तो अच्छे दिखते हैं और मांसाहारता होती है, क्षमा, धैर्य, अलौल्य, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें थी मांसाहार पुरुष वालों की। अच्छी-अच्छी जो भी पुरुष वाले मतलब अच्छी-अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो सारी डाल दीजिए। इसके शोल्डर्स अच्छे होते हैं, ग्रीवा और अपना हनु-वनु सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सम्यक रूप में अपना मांस उसमें रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मांस धातु। मांस धातु बहुत छोटा-सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। बाकी जो-जो चीज़ें बताई हैं, वही-वही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही-वही चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रस धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु और इतनी चीज़ें आती हैं, अस्थि भी इम्पोर्टेंट आता है। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। बट हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी अब जब से चेंज हुई है, गुरु गोरखनाथ, तब से कुछ कह नहीं सकते हम। वो जो भी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो उठा के दे देते हैं पेपर में कि हाँ, चलो पेपर अब कठिन बनाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ना आपकी अब ज़िम्मेदारी है। बाकी अब आयुर्वेद में आए हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़िए, वरना क्या फ़ायदा है आपका आयुर्वेद करने का? आयुर्वेद का नाम भी डुबोएँगे, अपना नाम डुबोएँगे। इसलिए अच्छे तरीके से आयुर्वेद करें, जितना मॉडर्न पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आयुर्वेद करें, क्योंकि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं। दूसरे लोगों की पैथी में जाने की कोशिश ना करें। इससे आपके यश की नहीं हानि होगी, मतलब आपका नाम अच्छा बनेगा, अच्छे तरीके से चलेंगे। मतलब रोगियों की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। तो आयुर्वेद करके अगर आप रोगियों को ठीक कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके रोगियों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं आयुर्वेद के अभी। आगे चल के एक डॉक्टर बनेंगे आयुर्वेद के, जो आयुर्वेदिक दवाई देके अच्छे तरीके से क्रोनिक डिजीज़ेज़ को भी बहुत ईज़िली सही कर पाएगा। लेकिन उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांत और किस तरीके से आयुर्वेद कार्य करता है और जो भी आयुर्वेद की शाश्वतता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा और तभी आप अच्छे तरीके से एक अच्छे चिकित्सक बन पाएँगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर और टेलीग्राम का लिंक नीचे है, अपडेट सारे मिलते रहते हैं। कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं, नोट्स सारे वहाँ पे मिलेंगे। सो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा, बाय-बाय।